हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स के लिए अब इस खबर को देखना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मेरे और आपके देश की राजधानी की बात है। आप कश्मीर में रहते हो कि रामेश्वरम में, आप जैसलमेर में रहते हो कि गंगटोक में, आपके देश की राजधानी में क्या हो रहा है, राजधानी कैसे चलती है, ये जानने में सबकी दिलचस्पी होनी ही चाहिए। दिल्ली में संसद भवन है जहां पूरे देश के लिए कानून बनते हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है जहां मणिपुर पर भी सुनवाई होती है और राजस्थान के मसले पर भी बात होती है। दिल्ली में इंडियन मिलिट्री का हेडक्वार्टर है। इस दिल्ली में दुनिया के तमाम देशों के दूतावास है। इसीलिए देश की राजधानी दिल्ली हिंदुस्तान का दिल और दिमाग दोनों है। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में दो अलग अलग सरकारें हैं और दोनों में किसी ना किसी बात पर टकराव हो रहा है। आज भी यही हुआ। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी ये अध्यादेश टिकने वाला नहीं था। तो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बंद हो और उसके बाद ये अध्यादेश लेके आए। अंदर खाने ये भी जानते हैं कि ये अध्यादेश 5 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं 11 मई को कहा है कि जो सर्विसेज को लेकर के दिल्ली के अस्पष्टता है उसके लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए केंद्र कानून बना सकता है और केंद्र ने कानून बना दिया। तो अब अरविंद केजरीवाल जी या उनके जो भी साथी हैं वो मीडिया के सामने बिलाप करने से अच्छा वो सुप्रीम कोर्ट जाए। दो पार्टियों के राज में दिल्ली को तरक्की की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए थे। भाई, दो मजबूत हाथ मिल रहे हैं, खूबसूरती की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए थे। लेकिन अफसोस कि दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली में कुछ हो रहा है तो बस पॉलिटिक्स। और मुझे ये कहते हुए जरा भी संकोच और हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि दिल्ली की जनता इस राजनीति में बहुत पीछे छूट गई है। इस राजनीतिक रस्साकसी में लोकसभा में आज एक बिल पेश हो गया। इसी रस्साकशी में दिल्ली सेवा बिल को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा के पटल पर रखा। इसके बाद विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बिल को गलत ठहराते हुए चर्चा की मांग की। अनुसूची के तहत सेवा ये राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषयों पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार ये विधेयक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। तो संसद में भले ही कांग्रेस बिल के विरोध में है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के नेता बिल के समर्थन में है। वो कह रहे हैं कि मौजूदा ढांचे में केंद्र का बिल सही है। यूनियन टेरिटरी की तो इतनी ही शक्तियां होती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहते हैं कि पूरे राज्य का दर्जा मिले, पूरे राज्य का दर्जा दो ना। वो बिल क्यों नहीं ले आते? ये तरह सब एनडीए बीजेपी सब मिलके ले आए, बिल कर दें भाई। आपको अगर इतनी वो है, दिल्ली का जो स्वरूप है उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस उन्हीं शक्तियों का बंटवारा उसी तरीके से कर रहा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार इस बिल का विरोध कर रही है। विरोध किन बातों पर है, बिल में क्या है, वो आसान शब्दों में आपको समझा लेती हूँ। इस बिल के तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई जाएगी। दिल्ली के सीएम इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी इस अथॉरिटी में होंगे। तीनों बहुमत से ट्रांसफर और पोस्टिंग पर फैसला करेंगे। इसके बाद फाइल एलजी के पास जाएगी और एलजी की राय अगर अथॉरिटी की राय से अलग हुई तो एलजी का फैसला ही फाइनल फैसला होगा। बिल पास हो गया तो 19 मई 2023 से ही प्रभावी माना जाएगा। जब दिल्ली सरकार का कहना है अब कि बिल कतई ठीक नहीं है और इसके जरिए चुनी हुई सरकार के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसके लिए दिल्ली सरकार हवाला दे रही है 11 मई 2023 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का।
इस फैसले में क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के विभागों में तैनात अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार को दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि चुनी हुई सरकार के पास ही अधिकारियों से काम करवाने के सारे अधिकार होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी अब हमलावर है। देश में, दिल्ली में खास तौर पे डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में बदल देता है। यानी कि दिल्ली को अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं चलाएगी, चंद यूपीएससी पास बाबू और उपराज्यपाल चलाएंगे। सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार से छीनकर बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड उपराज्यपाल में लीन करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। तो बिल में क्या कुछ है, बिल पर दोनों तरफ के तर्क क्या है, वो मैंने आपको समझा दिए। अब ये भी समझ लीजिए कि बिल आने से पहले दिल्ली में कामकाज चल कैसा रहा था या कैसे हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश आया 19 मई को। इस अध्यादेश के तहत अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के अधिकार एलजी को दे दिए गए। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार के हक में फैसला आया। उससे पहले भी तबादले और पोस्टिंग के अधिकार एलजी के ही पास थे। 2015 में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी, जिसके तहत सभी अधिकार एलजी को दे दिए गए थे। फिलहाल दिल्ली में केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल, या ऐसे कहें कि इंडिया गठबंधन में खींचतान हो रही है। लेकिन दिल्ली ने वो दौर भी देखा है जब सरकार चाहे कोई भी रही हो, दिल्ली के विकास की रफ्तार नहीं रुकी। दिल्ली में 3 दिसंबर 1998 को शीला दीक्षित पहली बार सीएम बनी। उस वक्त केंद्र में एनडीए यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। लेकिन कभी भी शीला दीक्षित और वाजपेयी जी ने या उनकी सरकार में दिल्ली का विकास रुका नहीं। इसके बाद शीला दीक्षित ने मनमोहन सिंह के पीएम रहते हुए भी दिल्ली में सरकार चलाई और तब भी विकास की गति किसी कीमत पर नहीं थमी थी। लेकिन उनकी यादें जो हैं बहुत अच्छी और मधुर हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे जब मैं पहली दफ़ा यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी। और उस वक्त हमने आते ही बिजली का जो सुझाव उनको दिया कि बिजली 24 आवर्स दिल्ली में आनी चाहिए, उसको उन्होंने न केवल स्वीकारा लेकिन ऑर्डर करा कि ये दिल्ली में होना चाहिए। और जो भी शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार जो है वो चाहती है उसको देना चाहिए। कोरिया का भी सहयोग प्राप्त है। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक नमूना है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रास्ते खुल रहे हैं तो दिल्ली की भारत सरकार और दिल्ली सरकार, इनमें सहयोग न हो ये तो बात मेरी समझ में नहीं आती है। लेकिन सहयोग हो रहा है, सहयोग होना चाहिए। थोड़ी बहुत चकचक चलती रहती है, लेकिन सबके मिले जुले प्रयत्नों से एक बड़ा काम हुआ है। दोनों ही शानदार किरदार के नेता, दोनों की आइडियोलॉजी विचारधारा अलग, लेकिन दोनों का टारगेट था दिल्ली को आगे ले जाना। दोनों ही नेताओं को नमन है। आप जानते हैं कि दिल्ली पर पूरी दुनिया की नजर टिकी होती है और दिल्ली में काम करने के लिए कई एजेंसियां हैं। यहाँ केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावा भी कई सारे विभाग और एजेंसियां हैं जो काम करते हैं। केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। दिल्ली के विकास के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD है। दिल्ली सरकार का PWD दिल्ली के विकास का काम करता है। दिल्ली नगर निगम भी दिल्ली में काम करता है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC भी दिल्ली में है। इसके अलावा दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड भी, जो कैंट इलाके में काम करता है, मौजूद है। और ये सभी विभाग इसलिए है क्योंकि दिल्ली की आबादी कई देशों की आबादी से ज़्यादा है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की राजधानियों का क्या हाल है, वहाँ किस तरीके का सिस्टम चलता है, वहाँ शासन कौन चलाता है, क्या वहाँ भी राज्य और केंद्र सरकारें झगड़ती हैं या फिर कोई एक एजेंसी ही सब कुछ देखती है। हमने इस पर रिसर्च की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में फेडरल स्ट्रक्चर है। यहाँ सब कुछ बाइडेन प्रशासन कंट्रोल करता है। इस वक्त वॉशिंगटन DC में काम करने के लिए पहले कांग्रेस यानी निचले सदन और फिर प्रेसिडेंट से मंजूरी लेनी होती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की बात कर लीजिए। वहां पर क्या है, वहां पर
नेशनल कैपिटल अथॉरिटी है, ये केंद्र सरकार के अधीन है। कनाडा की राजधानी ओटावा का जिक्र कर लीजिए, ओंटारियो राज्य का वो हिस्सा है। ओटावा में म्युनिसिपल गवर्नमेंट है जो राज्य यानी ओंटारियो सरकार के अधीन काम करती है, जैसे दिल्ली नगर निगम दिल्ली सरकार के अधीन काम करता है। कनाडा की सरकार ओटावा के प्रशासनिक मामलों में दखल नहीं देती, लेकिन इसकी देखरेख के लिए नेशनल कैपिटल कमीशन बनाया हुआ है जो कामकाज पर नजर रखता है। ओटावा का गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत कुछ दिल्ली से मिलता जुलता है, लेकिन ओटावा की जनसंख्या आप देखिए ना 10 लाख से भी कम है, लेकिन दिल्ली की तो 2 करोड़ है ना भाई। ओटावा में एक जो अहम बात है वो ये है कि वहां केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं है, प्रशासन चलाने में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन दिल्ली में केंद्र की सक्रिय भूमिका रहती है। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच यही ठनी रहती है कि दिल्ली पर किसका राज चलेगा। दिल्ली का विकास ही अगर आइडियोलॉजी के बेसिस पर होता तो बताइए, फिर तो ये बट के रह जाती। दिल्ली की तस्वीर अगर इस आइडियोलॉजी से परे सिर्फ डेवलपमेंटल अप्रोच की तरफ रहेगी तो कितनी खूबसूरत होगी, लेकिन ये बात कोई मानेगा क्या?